नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे धन निकास या संपत्ति का अपवहन। क्या होता है धन निकास, इसका प्रभाव क्या पड़ा है, किसने इस पर चर्चा करी है, विचार दिए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। धन निकासी का मतलब होता है कि भारत से जो धन इंग्लैंड को जा रहा है, उसके बदले में भारत को पर्याप्त रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये धन निकासी है कि पैसा तो जा रहा है लेकिन बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। जब प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और वहां के राजस्व का जो अधिशेष था वो भी अंग्रेजों के पास ही रहता था, अंग्रेज रखते थे। और इसके साथ ही वहां पर उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। जब चाहा जिसको नवाब बना दिया, हटा दिया। तो इससे क्या है कि वहां के शासकों से उपहार के रूप में भी उनको धन मिलता था और कुछ जबरदस्ती भी लूटा गया है। शासकों पर दबाव बना करके उनसे जबरदस्ती उपहार भी लिए गए। कुछ शर्तों के अनुसार भी उन्हें कुछ धन प्राप्त हुआ है कि किसी को नवाब बनाया तो बदले में उसने ये दे दिया, ये क्षेत्र दे दिया। इस तरह से कई हथकंडे अपना करके अंग्रेजों ने भारत का धन इंग्लैंड भेजा। और बक्सर की लड़ाई के बाद तो बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए थे अंग्रेजों को, तो ये लूट और ज्यादा बढ़ गई। 1765 ईस्वी के बाद यूरोप से व्यापार के बदले जो सोना चांदी भारत आता था वो आना बंद हो गया। आपने सुना होगा ना कि भारत सोने की चिड़िया था। तो भारत यूरोप में माल बेचता था और बदले में वहां से सोना चांदी मिलता था, सोना चांदी लिया जाता, क्योंकि यूरोपियों के पास ऐसा कुछ था नहीं जो भारत को दिया जा सके। यहाँ सब कुछ था, तो भारत वहां से सोना और चांदी लेता था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस तरह से अंग्रेजों ने 1765 के बाद इस सोने की चिड़िया के पंख काट दिए। अब कंपनी बंगाल से जो भी भू राजस्व मिलता था उसी से भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं खरीदते थे यहाँ से, स्थानीय बाजार से, और यूरोप में भेज देते थे। इस स्थिति में भारत को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता था। यहाँ से बंगाल और बिहार उड़ीसा का राजस्व इनके पास मिल गया था, दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो यहाँ से जो राजस्व इनके पास अधिशेष बचता था उससे यहाँ से माल खरीदते थे, इंग्लैंड को और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था, और बदले में वहां से भारत को कुछ नहीं मिलता था। धन निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में एक लेख प्रस्तुत किया था, जिसको इंग्लैंड डेट टू इंडिया इस नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने एक लेख प्रस्तुत किया था। ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें धन निकासी सिद्धांत को विस्तार से बताया गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और इसमें धन निकासी का जो सिद्धांत इन्होंने बताया था इस पर विस्तार से इसमें दिया गया है। इसके अलावा भी और लेखों में भी इन्होंने बताया, जैसे द वांट्स एंड मीन रूल इन इंडिया, ये 1870 की बुक है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनमें भी इसके बारे में बताया। लेकिन ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इस पर विस्तार से बताया गया और ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि पुस्तक किसकी है। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी का जो मुख्य कारण है वो भी धन निकासी को ही माना है, और ये मुद्दा इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठाया था। और ये जो धन निकासी, इसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा है इन्होंने। इसको लेकर एक वेल्बी आयोग बना था। उस वेल्बी आयोग में अपने विचारों का स्पष्टीकरण देना पड़ा था इनको दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप जो ये आरोप लगा रहे हो कि धन की निकासी हो रही है, इस पर आप विस्तार से बताइए। तो एक वेल्बी आयोग हुआ बना था इंग्लैंड में, वहां पर इन्होंने इस पर अपने विचारों पर स्पष्टीकरण दिया था। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीते थे दादा भाई नौरोजी। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। हालांकि पहली बार चुनाव
लाल मोहन घोष ने लड़ा था 1885 ईस्वी में, लेकिन चुनाव जीते पहली बार दादा भाई नौरोजी थे 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना भी करी थी। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय इनका आकलन किया गया था इन्होंने कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति भारत की आय है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय की मापन का जो वैज्ञानिक आकलन पहली बार अगर किसी ने किया तो VKRV राव ने किया था 1931-32 में। इन्होंने 62 रुपए बताया था भारत में प्रति व्यक्ति आय। VKRV राव। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन किया था 1931-32 ईस्वी में। बताया था इन्होंने कि 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। एक व्यक्ति और थे, रमेश चंद्र दत्त। इनको भारत का राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहासकार माना जाता है। इनकी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसको भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। RC दत्त ने बताया कि भारतीय राजस्व का आधा हिस्सा धन निकासी के रूप में भारत से बाहर चला जाता है। इनकी एक और पुस्तक थी ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन फेमाइन एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया, 1900 ईस्वी की। इस पर भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसको खंडन प्रकाशित करना पड़ा और इसके बाद आर्थिक सुधार भी करने पड़े इनकी इस पुस्तक से। इसमें जो कर्जन को लेटर लिखे गए थे उसके बारे में था ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में धन निकास सिद्धांत को स्वीकार किया था जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उस समय। धन निकासी सिद्धांत होता क्या है? ये तो जिसने धन निकासी को चर्चा में लाया वो उनके बारे में बात करें, लेकिन धन निकासी आखिर होता क्या था? तो धन निकासी जैसा हमने देखा है कि भारत से पैसा जो बाहर जा रहा है उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। जब भी हम देखते हैं कि अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो बदले में हम कुछ वस्तु लेते हैं, या अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो बदले में कुछ वस्तु देते हैं। देश की बात करें तो अगर हम किसी देश को कोई वस्तु भेज रहे हैं तो बदले में हमें कुछ या तो कोई दूसरी चीज़ हम खरीद लेते हैं या पैसा लेते हैं, या कोई विदेश से कोई वस्तु भारत ला रहे हैं तो बदले में या तो हम पैसे देते हैं या कोई दूसरी वस्तु निर्यात करते हैं। लेकिन भारत को ये नहीं मिल रहा था, पैसा तो जा रहा था लेकिन बदले में कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों ने यहाँ से पैसे की गड्डी ले जा करके इंग्लैंड रख दी, किसी न किसी तरीके से जाता होगा। अगर डायरेक्ट पैसे जाएंगे तो फिर वो तो दिखेगा ना कि ये पैसे जा रहे हैं। तो इसमें कुछ सिस्टम अपनाते थे ये, जिसमें सबसे जो बड़ा था वो था गृह व्यय। गृह व्यय क्या होता है कि एक तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस था, उसका जितना भी खर्च होता था वो उसका खर्चा भारत सरकार देती थी। भारत सरकार मतलब उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो भारत की अंग्रेजी सरकार उस इंडिया हाउस का खर्चा यहाँ से उसके पैसे दिए जाते थे, उस पर जितना भी खर्च हो रहा है। दूसरा ये कि भारत में जितने भी काम करने वाले अंग्रेज कर्मचारी थे उनके वेतन भत्ते पेंशन वगैरह सब भारत सरकार से दिए जाते थे। इसको गृह व्यय बोला जाता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी व्यापार करने के लिए आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें शेयर होल्डरों की एक कंपनी थी, ये साझेदार लोग थे इसमें। उन शेयर होल्डरों को भी लाभांश देना पड़ता है, जैसे आज भी दिया जाता है किसी कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है ना। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के उन शेयर होल्डरों को भी लाभांश के रूप में धन दिया जाता था। विदेशी सार्वजनिक ऋण, इसमें क्या था कि भारत से पैसा बाहर जाता था और वही पैसा घूम करके वापस भारत को ऋण के रूप में मिलता था, लोन मिलता था। भारत अपने ही पैसों को ऋण के रूप में ले रहा है और अपने ही पैसों पर ब्याज दे रहा है। ये एक चक्र बन गया था कि भारत के पैसे बाहर जा रहा है, घूम के वापस भारत को लोन दिया जा रहा है और भारत अपने ही पैसे पे ब्याज भी दे रहा है। ये विदेशी सार्वजनिक ऋण था। इसके अलावा जो भारत में सैनिक और प्रशासनिक व्यय होता था, ये
लड़ाई झगड़े करते रहते थे, युद्ध करना वगैरह, यहाँ का प्रशासनिक खर्च, ये भी इसी में से भारत सरकार के खजाने से ही व्यय होता था। विदेशी कंपनियां जिन्होंने भारत में निवेश किया था, हमने पिछली क्लास में देखा है कि रेलवे, शिपिंग, बैंक, बीमा, बागवानी, इनमें इन्होंने निवेश किया था, अंग्रेजों ने और यूरोपियों ने। तो इनको निवेश पर जो लाभ मिलता था, गारंटी दी थी इन्होंने, रेलवे में जो निवेश करेगा उसको 5% मिनिमम गारंटी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस पर, उनके निवेश पर जो लाभ मिलता था वो भी भारत से ड्रेन के रूप में जा रहा है। और जो विदेशी पूंजी भारत में निवेश की गई थी उस पर ब्याज सरकार दे रही है। इस तरह से ये भारत का धन भारत से बाहर जा रहा था, जिसका इसको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब इस आर्थिक निकासी से भारी मात्रा में धन, भारत का जो धन है वो बाहर गया। इससे भारत में पूंजी जमा नहीं हो पाई। जब पैसा, जितना राजस्व आ रहा है वो सब किसी न किसी तरीके से भारत से बाहर जा रहा है, तो भारत में पूंजी निर्माण नहीं हो पाया, पूंजी जमा नहीं हो पाई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। और जो औद्योगिक विकास भारत में होना था वो औद्योगिक विकास भारत में न होकर के इंग्लैंड में हुआ है। मतलब यह है कि भारत के पैसे से इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हुआ, आप ऐसा समझ सकते हो। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी तक, जो अंग्रेजों ने शासन किया था, 1865 ईस्वी तक लगभग 150 करोड़ पाउंड की निकासी का अनुमान लगाया है। ये कम नहीं होता है 150 करोड़। आप आज कम लग रहा होगा, लेकिन उस समय बहुत बड़ी अमाउंट होता था ये। आरसी दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रति वर्ष निकासी का अनुमान लगाया कि हर साल 2 करोड़ 20 लाख पाउंड की बात हो रही है, रुपए की नहीं हो रही है। तो 2 करोड़ 20 लाख पाउंड हर साल भारत से धन बाहर भेजा जा रहा है, वो धन जिसका भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। अब इन धन निकासी का कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। जैसे अमृत बाजार पत्रिका है, इसने इस धन निकासी का जो ये मुद्दा उठाया गया है, इसका मतलब ये जो धन निकासी थी, ये मुद्दा अमृत बाजार पत्रिका ने उठाया और इसका विरोध भी किया कि भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए धन। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक का भी एक समाचार पत्र था मराठा, इसमें भी ये धन निकासी का मुद्दा उठाया गया और इन्होंने भी इसका विरोध किया था। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने भी इसकी आलोचना की थी धन निकासी की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 ईस्वी में बजट पर जब वो भाषण दे रहे थे, उस समय इन्होंने धन बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया था सदन में। इंपीरियल काउंसिल होती थी उस समय, उसमें सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के इस धन निकासी सिद्धांत को अविश्वसनीय बताया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार को अच्छा मानते थे। और उन्होंने ये बताया कि जो ये सिद्धांत दिया गया है, धन निकासी का सिद्धांत, ये विश्वसनीय नहीं है। और इनका मानना था, क्योंकि ब्रिटिश समर्थक तो ये थे ही सही, इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार का बना रहना ही मुस्लिमों के हित में है। अगर यहाँ की जो भारतीय सरकार, अगर भारतीय लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, तो ये मुसलमानों के हित में नहीं है। इसलिए सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों की सरकार का समर्थन करते थे। तो इन्होंने उसी पर्पज से दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया था कि इसमें कोई ज़्यादा दम वाली बात है नहीं। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने तो प्रमाण दिए, इंग्लैंड की संसद में भी प्रस्तुत किया है, वहाँ का जो आयोग गठित किया गया था इस पर विचार करने के लिए, उसमें भी अपने जवाब दिए। तो ये था धन निकासी सिद्धांत क्या था, इस पर किस किसने विचार व्यक्त किए, किसने इन मुद्दों को उठाया, ये होता क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ा है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अंग्रेजों की राजस्व नीतियाँ क्या थी, भू राजस्व नीतियाँ, किस तरह से वो भू राजस्व लगाते थे, वसूल करते थे, इसके बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियाँ थी। ये थी हमारी धन निकासी सिद्धांत की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।